नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, और ये ख़ास मेहमान इस मायने में बहुत ख़ास और बहुत विशिष्ट हैं कि ये मध्य प्रदेश से आते हैं, और मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड अंचल के सागर से आते हैं। और एक बेहतर संयोग कह लीजिए, दिलचस्प संयोग कह लीजिए कि वो ये संयोग है कि इसी सागर से बॉलीवुड को या हमारी भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री को, भारतीय सिने जगत को 3 समर्थ अभिनेता मिले हैं। और निश्चित तौर पर फ्रंट लाइनर अभिनेता के तौर पर जिनको हम कह सकते हैं, एक ऐसे अभिनेता हमारे साथ हैं जिनका नाम है गोविंद नामदेव, जिनको आपने देखा होगा ऐसे चरित्रों में कि वो उस चरित्र में ऐसे उतर जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि कायांतरण कर लेते हैं, जैसे वो मेटामॉर्फोसिस की एक प्रोसेस से गुजरते हैं। ऐसे समर्थ अभिनेता गोविंद नामदेव जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत करता हूं गोविंद जी आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पहले मैं आपको ले जाऊं पीछे सागर के उन दिनों में जब बुंदेलखंड अंचल में ख़ास बुंदेली अंदाज में गोविंद नामदेव साहब की परवरिश हुई होगी। एक ख़ास तरीक़ा रहा होगा, और मुझे लगता है कि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आप निकले हैं, या ये बेटर होगा कि आप ही इसके बारे में रोशनी डालें। किस तरह से आपकी स्कूलिंग और एक्टिंग की तरफ आपका रुझान, एक छोटा इस पर आप रोशनी डालें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बचपन मेरा बहुत ऊधमी तौर पर निकला है। बहुत ऊधम करता था मैं। एक बात लेकिन साथ में ये चलती थी कि मुझे कुछ अलग काम करना है, कुछ अलग बनना है, कुछ बड़ा आदमी बनना है। और एक अव्वल रहने का बड़ा चाव था मुझे, सभी को होता है, लेकिन इसके लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता था। चाहे वो गुल्ली डंडा खेलना हो, चाहे वो कंचे खेलना हो, चाहे पतंग उड़ाना हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे रनिंग हो, तो जिस किसी में भी हाथ डालता था उसमें उसको अच्छे बिल्कुल फाइनल पॉइंट पर कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके लिए मैं लगातार मेहनत करता था। तो कहने का मतलब ये है कि वो जज्बा अव्वल रहने का, फर्स्ट रहने का मेरे साथ था। तो वो पढ़ाई में भी था, पढ़ाई में खूब मेहनत करता था, फर्स्ट डिवीज़न आता था। उसी दौरान जब मैं 6वीं 7वीं में पढ़ रहा था तो ये भाव हमेशा मन में रहता था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, कुछ अलग करना है। उसी दौरान मुझे आत्मकथाएं और लोगों की जीवनियाँ पढ़ने का शौक़ आया। तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इस तरह की जीवनियाँ मैं पढ़ी मैंने। और उन सब जीवनियों में पढ़ने के बाद ये और ज़्यादा क्लैरिटी हुई कि जो भी बड़े लोग हुए हैं उन सब ने किसी बड़े शहरों में, किसी बड़े संस्थानों से शिक्षाएं ग्रहण की हैं। तो मन में ये लगने लगा कि मुझे सागर में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कुछ बड़ा बनना है तो मुझे किसी बड़ी जगह जाना चाहिए। दिल्ली में अगर पढ़ने को मिले और जो मेहनत मैं यहाँ करता हूँ उन लोगों से ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं उनसे भी अव्वल हो जाऊँगा। तो ऐसे मन में छोटा सा 14 साल का बच्चा जैसा सोच सकता है, तो मन में ये आ गया कि मुझे दिल्ली में पढ़ना चाहिए। अब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे लगता है, तो उन्होंने कहा देख लो भैया, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, तो कोई ऐसे इंतजाम तो पिताजी है क्या नहीं। करते थे आप? पिताजी मेरे भगवान जी की पोशाकें बनाया करते थे। अच्छा जी। तो हमारे यहाँ ये हमारा ख़ानदानी काम है, टेलरिंग का जी। सो ऐसी कोई बड़ी आमदनी थी नहीं जी। कि मुझे दिल्ली भेजा जाए और उतना खर्चा उठाया जाए। जी। तो उन्होंने कहा देख लो। ये बात ज़रूर थी कि उनको मेरे ऊपर ये विश्वास था कि ये जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। एक किसी दोस्त का कोई रिश्तेदार था वहाँ दिल्ली में, उसने मुझे बताया और मुझे लगा कि बस ऐसे जैसे लाइट नहीं चमक जाती है काम हो गया। मुझे लगा कि मेरा काम हो गया। जी। और मैं निकला और उस एड्रेस पर पहुँचा और उन्होंने भगा दिया मुझे। ऐसे कैसे आ गए? जी। तो वो एक बड़ा सदमा सा लगा मुझे, क्योंकि थोड़ा तो दरवाजे के अंदर लिया ही नहीं। मतलब आपकी राय सुनी, आपकी इच्छा उन्होंने सुनी और कहा जाओ यहाँ से। हाँ, कोई तरीका थोड़ी है कि तुम आ गए, और तरीका था भी नहीं। जी। तो बहरहाल 4-5 दिन का बहुत ट्रॉमेटिक मेरा टाइम निकला। दिन भर भटकता रहता था जी। और
रात को जाके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो जाता था। तो 5वें दिन फाइनली मुझे एक स्कूल ऐसा दिखा जिसने मुझे मतलब एकदम से एक्साइट किया। वो एक जैसे किले में गुंबद वगैरह नहीं होते जी 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 कुछ वैसे से लगे हुए वो स्कूल था जी। तो मुझे लगा कि इस स्कूल में पढ़ना चाहिए मैं। तो उसके सामने फिर कौन कौन से शॉप्स हैं वो मैंने वहाँ ऐसे ही फाइंड आउट किया। कौन सा स्कूल था दिल्ली में? ये था बाड़ा हिंदू राव स्कूल। अच्छा जी। तो फिर मैंने वहाँ पर खोजबीन करनी शुरू की कि मैं कहाँ नौकरी कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक मुझे स्टेशनरी का शॉप मिला जहाँ मैंने नौकरी किया। वहाँ स्कूल में एडमिशन लिया। एक टीचर ने वहाँ मेरी हेल्प की। सो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर मैंने दिल्ली में किया। और फाइनली जो एक हसरत थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से मुझे डिग्री हासिल करनी है, वो डिग्री हासिल की। उसी दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए मैंने अप्लाई किया क्योंकि और इंटरव्यू में अच्छे मतलब मुझे अभी तक हैरानी है कि जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर उस समय था जब मैं इंटरव्यू देने के लिए अंदर घुसा जी। पता नहीं जैसे कोई तीसरी शक्ति आपको हेल्प करती है, कुछ उस तरह से बिहेव कर रहा था मैं उधर। और वहाँ पर एक से एक लोग आए हुए थे। दिल्ली 77 की बात है, 1977 के 75 जी। दिल्ली सरकार ने 2 स्कॉलरशिप अनाउंस किए थे एनएसडी में ट्रेनिंग के लिए जी। तो पूरी दिल्ली के जो ग्लैमरस लोग हैं वो सब आए हुए थे वहाँ एडमिशन इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल और वो सब चीज़ों की वजह से मैंने इंटरव्यू दिया और दूसरे दिन वहाँ से टेलीग्राम आया, यू आर सिलेक्टेड फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विद स्कॉलरशिप जी। 250 रुपये की स्कॉलरशिप थी उसमें। गोविंद जी, एक 14 साल का लड़का दिल्ली पहुंचता, 14-15 साल के 15 साल का था, और वो बाड़ा हिंदू राव का स्कूल चुनता है। इस दौरान कभी कभी आपका हौसला डगमगाया? दिल्ली का बेहद चुभने वाला संघर्ष, जहां कोई आपका मित्र नहीं, कोई सहोदर नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, मतलब आप तो ऐसे स्टार की तरह बिहेव कर रहे थे 15 साल की उम्र में जैसे आप उसी समय स्टार हैं। ये मुझे पसंद है, इस जगह नौकरी करूंगा, ये स्कूल मैं चुनूंगा। ये तो बड़ी डिवाइन किस्म की स्ट्रेंथ है, बड़ी देवीय शक्ति है ये। मतलब इस दौरान कभी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से नरेट किया ये पूरी चीज़ को, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कभी ऐसा लगा हो कि चलो यार सागर बहुत अच्छी जगह है, बहुत थक गया है गोविंद नामदेव, अब जाके सागर में रहे, या पूरे वक्त हौसला बना रहा? हर वक्त मतलब ऐसे स्थितियों से गुजरा हूँ कि कोई भी मंदिर टूट जाए, लेकिन मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री दिखती थी हर समय। उसके आगे कुछ भी सब चीज़ें बिल्कुल सेकेंडरी मतलब उनका कोई महत्व नहीं मेरे लिए। खाना ना मिलना, वो पैसे ना होना, कुछ। और पेरेंट्स से बात होती थी तो क्या कहते थे आप? और चिट्ठियाँ ही लिखते थे। उस समय तो हमारे यहाँ फ़ोन था और ना फ़ोन हमें अफोर्ड कर सकते थे। सो बस ये रहा कि 8वीं क्लास जब मैंने पहली परीक्षा दी जी, तो 8वीं क्लास में दिल्ली के 14 स्कूलों के एक जोन में मैंने टॉप किया। दिल्ली की बात करो, 8वीं क्लास। उस समय जब मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, हाँ। ये पता नहीं मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये किसी को इंस्पायर कर जाए ये बात। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल इस वजह से मैं ये बात बताई। कितने घंटे नौकरी करते थे आप? 8 घंटे नौकरी होती थी। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह से 2 बजे तक। सुबह से 2 बजे तक आप स्टेशनरी की किसी दुकान पे काम करते? जी। और फिर स्कूल कितने बजे से? स्कूल था 1 बजे से, लेकिन वो उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया हुआ था कि मैं मतलब स्कूल भी कर सकता हूँ और नौकरी भी करते रह सकता हूँ। क्या बात है। मतलब आपके संघर्ष को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि ये लड़का फौलादी इरादों वाला है और ये ज़रूर कुछ कर गुजरेगा। एनएसडी में जब आप आए तो हमने ये सुना कि इनिशियल लेवल पर कुछ आपका आत्मविश्वास, वहाँ छोटे शहर से आने वाले लोगों पर आमतौर पर बड़े शहर के लोग हमले करते हैं। कई बार सागर से आप आए थे, उच्चारण को लेकर हमने सुना है कि कुछ सवालात खड़े किए गए। क्या उस दौरान कहीं आत्मविश्वास डगमगाया, या आपने कहा मैं बराबर जवाब दूंगा आपको और बताऊंगा कि गोविंद नामदेव कितना बेहतर अभिनेता है? पूरी तरह से डगमगाया
डगमगाया। डगमगाया। और मैं एक टाइम ऐसा आया था 3-4 महीने के बाद जी कि मुझे लगा था कि मैं गलत जगह आ गया, ओ हो ये जगह मेरी नहीं है। जी मतलब इतना ज़्यादा इन्फीरियरिटी में चला गया था। तो मैं एक नई नौकरी ढूंढने लगा था उस समय। जी लेकिन तभी वहाँ के जो डायरेक्टर रहे इब्राहिम अलकाजी साहब, जी वो मुझे वॉच कर रहे थे। वो समझ गए, उनको मालूम था कि ये हाँ। तुम इस तरह से पीछे पीछे बैठे रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, पार्टिसिपेट नहीं करते हो, क्या हुआ है? हम्म, तो अचानक मैं रुआसा सा हो गया। जी हाँ, किसी और ने मैं, दर्द पूछा हाँ और भावुक हो गए आप। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैंने उनको बोला कि सर, यहाँ पर हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ। जब मैं यहाँ एंट्री के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया सिखाया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ था। हाँ यहाँ संस्कृत नाटक भी इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। हाँ हाँ तो मेरी समझ में नहीं आता कुछ, तो मेरी सभी क्लासेस ऐसी जा रही हैं और फिर सब लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। हम्म, तो वो थोड़ा सोच विचार में पड़ गए, तो उनको करेक्ट लगी बात। हाँ तो उन्होंने कहा थोड़ी देर रुकने के बाद कि जिस सब्जेक्ट में लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है वो तो तुम कर सकते हो ना। जैसे योगा की क्लास है, मेकअप की क्लास है, म्यूज़िक की क्लास है, sword फाइटिंग की क्लास है, हाँ हाँ मार्शल आर्ट की क्लास है, डांस मूवमेंट्स की क्लास है। तो उसमें कहाँ लैंग्वेज की ज़रूरत है? और जितना मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है तुम्हारे फॉर्म में, तुमने तो इतना काम किया है, फिर तुमको ऐसा क्यों सोचना चाहिए? तुम इन क्लास को फोकस करो और सभी में अच्छी मेहनत करके उसमें अपने आप को टॉप में ला सकते हो, क्योंकि तुमने बहुत टॉप किए हैं। और टॉप में लाओ और इन सबको पीछे कर दो। जो ये अनुपम के वगैरह जो अपने आप को बहुत समझते हैं, मानते हैं। तो मेरी अचानक लाइट सी जल गई कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। सो मैं कहा कि सर मैं कर लूँगा ये। और बोले मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि वो आपको स्पेशली हिंदी में समझाए, और वैसे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए सभी क्लासेस। मतलब आपने तो एक बेसिक मुद्दा ही उठा दिया वहाँ जी। कि अंग्रेजी में ही आप पढ़ाते हैं, हिंदी में जबकि लिखा है आपके कोर्स में जब आप जो देते हैं प्रोस्पेक्टस वगैरह। जी। उसके बाद मैंने ठान ली कि जितने सब्जेक्ट उन्होंने बताए जिसमें वाकई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, इन पर अगर मैं और लोगों से आधा घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करूं, डेली प्रैक्टिस करूं, तो मैं आ जाऊंगा उसमें। जो कि मेरी आदत भी थी कि हर चीज़ को मैं प्रैक्टिस करता था। और आते आते तक इन सभी सब्जेक्ट्स में मैं फर्स्ट डिवीज़न में आ गया। क्या बात है। फर्स्ट ईयर में मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स में फर्स्ट डिवीज़न में पास किया और मैं फर्स्ट बेंच आ गया, फर्स्ट बेंच में आ गया। उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे भी स्वीकार किया और फिर हम इस तरह से सीखते सीखते अपने आप को मैच्योर करते करते हमने थर्ड ईयर किया। थर्ड ईयर में आने के बाद, थर्ड ईयर क्लियर करने के बाद ये प्रश्न आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मन में ये भाव था कि अगर एक्टिंग करूं तो ऐसे करूं कि मतलब लोग देखें। फर्स्ट रैंकर की एक्टिंग है और उसकी उतना मैं मैच्योर हो नहीं पाया था। उन दोनों एनएसडी रेपर्टरी कंपनी, एनएसडी का ही एक विंग है जिसका काम है कि सभी ट्रेंड एक्टर्स, ट्रेंड टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, वो लोग नाटक तैयार करते हैं और जगह जगह पे जाके शोज करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज में जाके, विदेशों में भी जाके शोज करते हैं। सो वो ग्रुप था। उसमें सुरेखा सीकरी जी जो आजकल बालिका वधू में वो जो दादी का रोल करती है, उत्तरा बावकर, श्री मनोहर सिंह जी जो अभी गुजर गए हैं, ये पंकज कपूर, ये इस तरह के ऐसे काम करते थे कि देख के हम अवाक रह जाते थे कि क्या काम किया है, क्या एक्ट किया है। तो दिल में ये भाव पैदा हुआ कि अगर काम करो तो ऐसे करो,
नहीं तो फिर एक्टिंग करने का कोई मीनिंग नहीं, कोई अर्थ नहीं। हाँ, फिर मैंने उनके बारे में पता किया कि वो कब से थिएटर कर रहे हैं, इस कंपनी में कब से हैं। तो पता लगा कि इन लोग किसी ने 8 साल हो गए हैं करते करते, किसी के 9 साल हो गए, किसी के 5वां साल है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 साल इस कंपनी में रहूँगा और अपने आप को मैच्योर करके, अपने आप को परिपक्व बना के, जब तक मैं हो नहीं जाऊँगा, वो लेवल पा नहीं लूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। और कम से कम 10 साल तो दूंगा ही दूंगा। तो 10 साल की जगह मैं 12 साल रहा उस वहाँ। कब से कब तक रहे आप वहाँ? 78 से 90 तक। 90 तक ना 89 में मैंने रिजाइन किया जी। उसके बाद और 1.5 साल 2 साल एक गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर वो मुझे बुलाते रहे और मैंने उनके लिए काम किया। इस तरह से मैंने तकरीबन 12 साल। और मुझे लगता है आपकी पहली फिल्म शोला शबनम थी जी। तो 90 में मैं बॉम्बे आ गया। 92 में ये फिल्म शोला शबनम, गोविंदा, डेविड धवन साहब की मेरे ख्याल से फिल्म थी जी। ये पहली फिल्म थी जो मेरी रिलीज हुई जी, जिसमें आपने पहली फिल्म में ही अपना एक अलग इम्पैक्ट, मुझे याद है कि इंस्पेक्टर का रोल आपने किया था, एक करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाने वाले, और एक अलग छाप आपने छोड़ी थी। तो मुझे लगता है आप तो एक मिसाल हैं। मतलब मुझे तो लगता है गोविंद जी कि आपको भी पढ़ाया जाना चाहिए। मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन ये एक लड़का जो जिंदगी के, और आज एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो 60s में होंगे शायद आप, उम्र के उस पड़ाव में जी, 60 का हो गया जी। मतलब आप हर जगह अपनी भूमिका खुद चुनते थे कि 12 साल 10 साल रेपेट्री में ही रहना है। मतलब अब मुझे ये करना, मतलब पूरे इस वक्फे में मुझे लगता है कि एक बहुत ही डिसिसिव, एक बहुत ही निर्णायक कैरेक्टर के तौर पर तो आप खुद मौजूद रहे जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आप आए जी। और जब आप आए तो आप एक अभिनेता के तौर पर आपकी प्रतिभा पर ना आपको संदेह था ना किसी और को होगा। उस वक्त के जो थोड़े से आपके अनुभव हैं संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। क्या लगा आपको कि ये इंडस्ट्री किस तरह की, और गोविंद नामदेव जैसे छोटे शहर से लेकिन मजबूत हौसले से आने वाले एक्टर्स के लिए ये किस तरह से खुली? क्या है, मैंने वहाँ देखा है कि अगर आपके काम में प्रोफेशनलिज्म है, परफेक्शन है, आपके काम में क्वालिटी है, तो हर कोई आपको 2-2 हाथ ले लेता है, अपने हाथों हाथ ले लेता है। ये बात है जी। और बहुत इज्जत देता है और बहुत सम्मान देता है। सो शोला और शबनम में जो मैंने किरदार किया था वो लोगों ने पसंद किया जी। उसी दौरान बैंडिट क्वीन का कैरेक्टर मुझे मिला। शेखर कपूर साहब कितनी बड़ी हस्ती है और कितनी बड़ी पिक्चर बनाई थी जी। तो वो मैंने किया। तो पूरी शूटिंग के दौरान शेखर कपूर मुझे वॉच करते रहे और फाइनली लास्ट डे जब मैंने शूट किया, एक वो बड़ा रेप का सीन था जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था सब लोग। हाँ जी जी। तो शेखर कपूर ने कहा कि भाई तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, तुम क्या बढ़िया काम करते हो, और सारे लोग, कोई भी उसमें फिल्मी था ही नहीं। जी जी जी। तो कह के तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और अपने आप को मेंटेन करना, कोशिश करना एक्सक्लूसिव रहने की। हाँ हाँ हाँ। एक शब्द ही तो बोला उन्होंने, एक्सक्लूसिव रहने की जी। ये शब्द गड़ गया मेरे। हाँ हाँ हाँ। और उसी वजह से जो भी फिल्में मैंने की हैं हमेशा ये कोशिश की है कि कहीं ना कहीं कुछ भी आलतू फालतू फिल्में ना करूं, कोई भी ऐसी फिल्म करूं जिसमें कुछ खास है मुझे करने के लिए, या जिसमें और ख़ास लोग हैं जो कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है, सिग्निफिकेंट फिल्म है, तो ही मैं करूं। सो कोशिश में ये करता रहा उनके एक्सक्लूसिव शब्द इस्तेमाल करने से। इसी वजह से प्रेमग्रंथ, बैंडिट क्वीन की वजह से प्रेमग्रंथ मुझे मिली। उस फिल्म की वजह से मुझे पूरी इंडस्ट्री ने अच्छे, क्योंकि जब प्रीमियर हुआ करते थे तो पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी होती थी। इसकी वजह से उसी हफ्ते में जब रिलीज हुई फिल्म, 4 बड़ी फिल्में मैंने साइन की, कमर्शियल फिल्में, और उसके बाद से आज तक कभी पीछे देखने का मौका नहीं आया है। बड़े इनोवेशन हमने देखे। कहीं आपने एक स्पास्टिक, एक शारीरिक रूप से विकलांग एक किरदार निभाया और अद्भुत निभाया, वो मुंह का टेढ़ापन हो,
या और ये सब आपकी ट्रेनिंग और आपके इम्प्रोवाइजेशंस थे। जी जी और जो आपने जो भी कैरेक्टर किए, चाहे वो पॉलिटिशियन के हों या फिर ओ माय गॉड की हम बात करें, जी 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 तमाम इन फिल्मों में आप जिस तरह से आते हैं निश्चित तौर पर एक चमत्कार करते हैं। मैं आपकी कंक्लूड करते हुए इस बातचीत को मैं आपकी मौजूदा भूमिका की तरफ आता हूँ। जितना हमने सुना है, हमें पता चला है कि आप कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अभी करने जा रहे हैं, जो एक एक्टर के लिए, उसकी वर्सेटैलिटी के लिए, उसकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए एक बहुत ही वरदान होते हैं। मैंने सुना है कि आप मोरारजी देसाई को निभाने जा रहे हैं, जी जो जी जी एक बड़ी लेजेंडरी शख्सियत है भारतीय राजनीति की। मैंने ये सुना कि आप तिलक जैसी नामचीन शख्सियत को, आप बाल गंगाधर तिलक को आप रुपहले पर्दे पर आकार देने जा रहे हैं। जी जी चापेकर ब्रदर्स ये जी फिल्म है जी जो जी बड़ी चर्चा में है ये फिल्म। इसके अलावा आप अन्ना हजारे के किरदार पर जुड़ी एक फिल्म में भी आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी जी। एक फिल्म है चापेकर ब्रदर्स। जी। तो ये एक कहानी है, ये एक बहुत फिल्म है ज़बरदस्त जिसमें कहानी, मैं जी। लोकमान्य तिलक का ये कैरेक्टर कब कब रिलीज हो रही है? ये अभी अप्रैल में रिलीज होगी। अच्छा अच्छा। जी। और मोरारजी देसाई पर केंद्रित जो फिल्म है? मोरारजी देसाई वाली फिल्म ये एक हॉलीवुड बॉलीवुड प्रोजेक्ट है। अच्छा। हाँ। इसमें दुबई की एक कंपनी है नूजैन, वो प्रोड्यूसर है, हम्म, और अर्जेंटीना के एक डायरेक्टर हैं हम्म, मिस्टर करीम, हम्म, वो इसके ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। जी। इसमें हॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं हम्म, और बॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं। हम्म, हम्म, उसमें मैं मोरारजी देसाई का कैरेक्टर रोल कर रहा प्ले हूँ। कर रहे हैं। और ये कहानी है, 1 साल की कहानी है, जब हमको आज़ादी मिली तब से लेकर जब तक गांधी जी का मर्डर हुआ, अच्छा, तब तक की तब कहानी। तक की यानी कहानी है। युवा मोरारजी देसाई को हम जी देखेंगे जी इस पूरी जी, फिल्म जो उस समय वो होम मिनिस्टर थे वहाँ हाँ, मुंबई हाँ, के। मुंबई के। जी 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 जी। कंक्लूड करते हुए मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, हमने सुना है कि आप एक एक्टिंग स्कूल मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात आप देने जा रहे हैं, और आप जैसा एक्टर, क्योंकि हम सुनते हैं कि जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर जो एक्टिंग स्कूल शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, हमने ये भी सुना है कि वहाँ जो आप टिप्स देते हैं बच्चों को, और जिसके लिए आप रिसेंटली मध्य प्रदेश आए थे, वो बहुत ही मौलिक तरीके से, क्योंकि आप अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है पता नहीं ये तो अनुभव का। क्योंकि जितना अनुभव आपने अर्जित किया, मुझे लगता है एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, जी और जिस लोहे के फौलादी इरादों से आपने किया है, तो कि कब आप मध्य प्रदेश में और कहाँ ये स्कूल, क्या भोपाल में स्कूल शुरू कर रहे हैं, और क्या फोकस होगा आपका? जी देखिए, इस फील्ड में 40 साल का अनुभव है मुझे, 40 साल का अनुभव अर्जित किया है मैंने, और मन में ये विचार है, ये योजना भी है, विचार भी है कि अपने अंतिम वर्ष में अपने प्रदेश में गुजारूं, अपने प्रदेश के बच्चों को जो मैंने सीखा है, जो मेरा अनुभव है, या जो मेरी नई नई फाइंडिंग्स हैं एक्टिंग को और संगीत को लेके, वो इनको बांट के उसके बाद अंतिम सांसें लूँ। तो उसके लिए मैंने भोपाल को चुना है। भोपाल में एक इंस्टीट्यूट बनाने की योजना चालू है। मेरी छोटी बेटी की शादी होते ही हम यहाँ शिफ्ट होने के पूरा विचार बना चुके हैं जी। और ये तो हम बना चुके हैं, मतलब, और मैं इस पर दृढ़ भी हूँ, और ये ऐसा करना ही है मुझे। इसके बगैर मुझे आत्मा को संतुष्टि जो नहीं आपने सोचा है अब तक ईश्वर की कृपा से और आपके मजबूत इरादों से वो होता भी आया है। जी। और इसमें ईश्वर का बहुत साथ मिला है मुझे, जो कुछ भी हुआ है। एक वो जो मैंने बताया, जिक्र किया, एक तीसरी शक्ति का, वो हमेशा मेरे साथ में अपने महसूस करता हूँ। इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के निर्णयों में हमेशा मुझे वो शक्ति का एहसास मतलब हम होता है। माने कि विद इन 1 ईयर 2016 के अंत तक आप मध्य प्रदेश लौट आएंगे? नहीं, मेरी बेटी की शादी के लिए अभी 5 साल है। 5 साल है। हाँ, 5-6 साल है। जी। वो भी 18 साल की है, और 24वें साल में हमें उसकी शादी करनी है। जी जी जी। तो जब आप वो शादी करने के बाद 5 साल हम माने, 5 साल, उस दौरान में ये सारी सेटअप आप उसकी डिज़ाइनिंग, उसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, जी, कैसे शुरू होगा, कैसे बनेगा, हाँ हाँ, क्या क्या बनेगा, वो सब डिज़ाइनिंग चलेगी। और जैसे हम फ्री हुए, हमारा कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, जो 1 साल चलेगा। तो वो सब चीज़ें हमारे मन में बहुत क्लैरिटी है उसमें, और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। और उसमें अगर गोविंद नामदेव की तरह कोई 14-15 साल का लड़का आता है भटकते हुए कहीं से, वो गुना से भी आ सकता है जी, वो छत्तीसगढ़ के
बेमेतरा से भी आ सकता है, तो गोविंद नामदेव उसका वैसे ही वेलकम करेंगे। वहाँ उनका एनएसडी में तो शुरू में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ गोविंद नामदेव उसको भी पहचान के उसको हीरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े। मन में विचार ये है कि कोई प्रॉफिट कमाने के लिए मैं इंस्टीट्यूट ये शुरू नहीं करूँगा जी। हमने तो कमा लिया जितना कमाना था, बहुत कमाया। अभी सिर्फ देने के हिसाब से मैं ये इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें बिल्कुल भी नहीं कमाना, और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश के लोगों से तो नहीं कमाना। क्या बात है, क्या बात है। सो उनको ट्रेनिंग करते हुए जितना नो प्रॉफिट नो लॉस में जिस तरह से हो सकता है वो करो। बिल्कुल ठीक बात है, वही एक वायबिलिटी फैक्टर है। मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और आपको यकीनी तौर पर और व्यूअर से भी मैं बेहिचक ये बात कह सकता हूँ कि जब ये बातचीत शुरू हुई थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ जिसका कन्विक्शन और जिसके साथ ईश्वर का साथ, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि भाग्य हमेशा साहसी का साथ देता है। तो एक साहसी लड़का जो मध्य प्रदेश से निकला और वहाँ पहुँचा, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये बातचीत ऐसी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये एक अभिनेता से इंटरव्यू तो है ही, लेकिन ये एक ऐसे योद्धा से इंटरव्यू है जो न जाने कितने सैकड़ों हज़ारों लाखों युवाओं को प्रेरित कर गया होगा कि नहीं, आप लड़िए, हौसला रखिए। और गोविंद नामदेव होने के लिए न सिर्फ हौसला चाहिए, थोड़ा सा ईश्वर का साथ भी चाहिए, और वो दोनों आपको मिलेगा। गोविंद जी, मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। थैंक यू वेरी मच। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।